स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी का धार्मिक महत्व मुख्यतः इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्थान है। बी, यहाँ शिव को समर्पित हिंदू मंदिर स्थित है। सी, यह जैन तीर्थंकरों के निर्वाण और आदिवासी पूजा से जुड़ा हुआ है। डी, यह प्रागैतिहासिक शैलकला और मध्यपाषाण गुफा आश्रयों के लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पारसनाथ पहाड़ी को जैनों द्वारा पारसनाथ तथा संथाल समुदाय द्वारा मरांग बुरु अर्थात महान पर्वत के रूप में जाना जाता है। जैनियों के लिए यह वह स्थान है जहां पार्श्वनाथ सहित 24 तीर्थंकरों में से 20 ने निर्वाण प्राप्त किया था। पहाड़ी पर अनेक जैन मंदिर और धाम स्थित हैं। संथालों के लिए मरांग बुरु को सर्वोच्च प्राणवादी देवता और न्याय का आसन माना जाता है। पहाड़ी पर स्थित जुग जाहिर थान या पवित्र उपवन संथालों का सबसे पवित्र धोरूमगढ़ या धार्मिक स्थल है, अतः विकल्प सी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न की। इरूसिक एसिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक प्रकार का फैटी एसिड है जो मुख्य रूप से भारतीय सरसों से निकाले गए सरसों के तेल में पाया जाता है। 2, उच्च इरूसिक एसिड वाला सरसों का तेल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह हृदय रोग उत्पन्न कर सकता है और यकृत को नुकसान पहुंचा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय सरसों की फसल से निकाले गए सरसों के तेल में इरूसिक एसिड या कुल फैटी एसिड का 40 से 54% नामक एक अद्वितीय फैटी एसिड का उच्च स्तर होता है, अतः कथन 1 सही है। इरूसिक एसिड के उच्च स्तर वाले सरसों के तेल को हृदय रोग, यकृत की क्षति और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनने की क्षमता के कारण मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, अतः कथन 2 सही है। यह तेल विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे उन्नत देशों में अवांछनीय है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। 1, इसे यूक्रेन द्वारा लॉन्च किया गया था जिसमें ड्रोन का उपयोग करके रूसी क्षेत्र के भीतर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया था। 2, इस ऑपरेशन में उपयोग किए गए ड्रोन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब, इसे यूक्रेन द्वारा ड्रोन का उपयोग करके रूसी क्षेत्र में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर लॉन्च किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इस ऑपरेशन में उपयोग किए गए ड्रोन फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन थे, अतः कथन 2 सही है। FPV ड्रोन वे मानव रहित हवाई वाहन होते हैं जिनमें कैमरे लगे होते हैं जो लाइव वीडियो फुटेज ऑपरेटर को भेजते हैं, जिससे ऑपरेटर को ऐसा महसूस होता है जैसे वे ड्रोन के कॉकपिट में हो और वे ड्रोन को उसी दृष्टिकोण से नियंत्रित कर सकते हैं। इसे फर्स्ट पर्सन परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। 2, यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यवसाय प्रभाग के रूप में कार्य करता है और इसके पास पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां हैं। 3, ये सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमोदित योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या ISM को आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2021 में बड़े उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इस सरकारी पहल का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देना है। इसे डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के भीतर एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया है। ISM के पास सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां हैं, अतः कथन 2 सही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के तहत स्वीकृत योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारत ने वर्ष 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर विश्व की कुल बिजली का 10% उत्पादन किया। 2, भारत का केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग सौर ऊर्जा टैरिफ निर्धारित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भारत ने वर्ष 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर विश्व की कुल बिजली का 10% उत्पादन किया, अतः कथन एक सही है। सौर ऊर्जा ने लगातार तीसरे वर्ष 474 TWH जोड़ते हुए नए विद्युत उत्पादन में अग्रणी स्थान प्राप्त किया। भारत की केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सौर ऊर्जा के टैरिफ निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है, अतः कथन 2 सही है। यह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले विद्युत उपक्रमों, अंतर्राज्यीय उत्पादन कंपनियों और संचरण प्रणालियों के टैरिफ का नियमन करती है। CERC विभिन्न सौर ऊर्जा परियोजनाओं के टैरिफ भी निर्धारित करती है, जिनमें अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, केंदु पत्ते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे ओडिशा का हरा सोना कहा जाता है और यह ओडिशा में सबसे महत्वपूर्ण गैर लकड़ी वनोपज में से एक है। 2. यह बांस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। 3. भारत में केंदु पत्तियों से बीड़ी का उत्पादन करने वाले राज्यों में मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब शामिल हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंदु पत्ता, इसे ओडिशा का हरा सोना कहा जाता है। यह ओडिशा में सबसे महत्वपूर्ण गैर लकड़ी वनोपज में से एक है, अतः कथन 1 सही है। यह बांस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है, अतः कथन 2 सही है। भारत में केंदु पत्तियों से बीड़ी का उत्पादन करने वाले राज्यों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात तथा महाराष्ट्र शामिल हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फाइटोप्लैंक्टन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों जैसे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 2. इनकी वृद्धि और उत्पादकता मुख्य रूप से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम की उपलब्धता पर निर्भर करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फाइटोप्लैंक्टन पौधे जैसे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ऑक्सीजन उत्पादन तथा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः कथन 1 सही है। उदाहरण के लिए साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, डायटम, डायनोफ्लाजेलेट्स। फाइटोप्लैंक्टन अपने पर्यावरण से फॉस्फेट, नाइट्रेट और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों पर निर्भर रहते हैं, अतः कथन 2 सही है। लेकिन पोषक तत्वों की अधिकता विषैले हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन को उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे समुद्री जीवन और मानव स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, सी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सी नदी विश्व की सबसे स्वच्छ नदी है। 2. 19वीं और 20वीं सदी की विश्वव्यापी प्रदर्शनियों की कई संरक्षित इमारतें पेरिस में सी नदी के किनारे पर स्थित हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सी नदी में बैक्टीरिया का स्तर बहुत अधिक है क्योंकि बारिश के बाद अपशिष्ट युक्त पानी नदी में चला जाता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी की विश्वव्यापी प्रदर्शनियों की कई संरक्षित इमारतें पेरिस में सी नदी के किनारे पर स्थित हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह केवल गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्यों तक फैला है। 2. यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। 3. पश्चिमी घाट पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गाडगिल आयोग का गठन किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पश्चिमी घाट यह भारत के 6 राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है, इसलिए कथन 2 सही है। पश्चिमी घाट पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए गाडगिल आयोग का गठन किया गया था, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वर्ष 1971 में स्थापित आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण करना तथा वैश्विक स्तर पर उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। 2. भारत रामसर कन्वेंशन में वर्ष 1982 में शामिल हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है।
ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में राजस्थान में खीचन और मिनार आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थल की कुल संख्या 91 हो गई है, जो एशिया में सर्वाधिक है। वर्ष 1971 में स्थापित रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य वेटलैंड्स को संरक्षित करना तथा वैश्विक स्तर पर उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना है। अतः कथन 1 सही है। भारत ने वर्ष 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। अतः कथन 2 सही है। रामसर कन्वेंशन विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित विविध जल निकायों और आवासों को आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत करता है। प्राकृतिक, मरुद्यान, मुहाना, डेल्टा, मैंग्रोव, तटीय क्षेत्र, प्रवाल भित्तियां, मानव, मत्स्य तालाब, चावल के खेत और जलाशय। अगला प्रश्न है, अगस्त से 2024 तक भारत के किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? ए राजस्थान, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तमिलनाडु। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रामसर अभिसमय एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में यूनेस्को के तत्वाधान में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। अगस्त 2024 तक तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना किस वर्ष की थी? ए वर्ष 1972, बी वर्ष 1976, सी वर्ष 1980 या डी वर्ष 1992। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।